नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस फोरम के ऑफिशियल ऐप पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्णमाला का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और ये वर्णमाला का पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। और इस क्लास में इसका थ्योरी पोर्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जरूर देख लेंगे और उसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्वर कंप्लीट कर चुके थे, स्वर हम लोग पढ़ चुके थे। बस स्वर में इनके उच्चारण स्थान से शुरू करेंगे। स्वर के उच्चारण स्थान से फिर हम व्यंजन का पार्ट आज कंप्लीट करेंगे और हमारी वर्णमाला क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो जिसमें आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वरों के वर्गीकरण के साथ साथ हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान, यानी स्वरों के उच्चारण स्थान कौन से और कहां कहां से होते हैं। ये जरूर पूछ लिया जाता है कौन से स्वर का उच्चारण कहां से किया जाता है, ये आपके एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। तो स्वरों के उच्चारण स्थान, अब जरा देखो भाई, यहां पे हम समझते हैं बात को। जैसे अब इसको चाहे तो हम डायग्राम के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, ऐसे करेंगे तो स्वरों के उच्चारण स्थान में इसमें कंठ स्वर, मतलब ऐसे स्वर होते हैं। कौन से स्वर ऐसे होते हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं, तो कंठ स्वर होते हैं, ये कंठ स्वर हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर तालु स्वर होते हैं, मतलब कि जो तालु से उच्चारित होने वाले स्वर होते हैं। इसके साथ साथ हम अगर बात करते हैं तो मूर्धा यानी कि मूर्धन्य स्वर कौन से होते हैं, मूर्धन्य स्वर से रिलेटेड यहाँ पर पूछ लेता है। इसके बाद में कौन कौन से कंठ तालु से होते हैं, कंठ तालु, और इसके साथ साथ होते हैं कंठ तालव्य। कौन से भाई, कंठ तालव्य होते हैं, ये आप देखेंगे। अच्छा, अलग अलग तरीके से भी इसके उच्चारण आप देख सकते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, कंठ से उच्चारित होने वाले कौन कौन से हैं भाई, अ किससे उच्चारित होता है, बोलो, कंठ से उच्चारित होता है। तालु से उच्चारित होने वाले कौन कौन से स्वर हैं, तो ई तालु से उच्चारित होते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे मूर्धन्य से री उच्चारित होता है, री यानी जिसको हम लोग री से ऋषि या ऋढ़ भी बोलते हैं। कंठ तालव्य, अब देखो ए जो स्वर होते हैं कंठ तालु से उच्चारित होते हैं। ऐसा क्यों होता है इसकी भी बात हम लोग करेंगे। और ओ औ जो होता है, ध्यान से समझना, कौन सा भाई, ओ जो होते हैं ये कंठ और यहाँ पे ओठ से उच्चारित होते हैं। किससे उच्चारित होते हैं, कंठ ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, तो इनको कंठोष्ठ भी बोलते हैं, कंठोष्ठ भी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी जरा हम देखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मूल स्वर में जो पढ़ा था, ए किससे किससे मिलकर बना है, ए मिलकर बना है आ प्लस ई से, आ प्लस ई से मिलकर बना है। आपने देखा आ का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। ई का उच्चारण कहां से होता है भाई, तो तालु से होता है। जरा ध्यान से समझना। तो ये हो गया आपका उच्चारण स्थान, तो कंठ और तालु मिल गया। इसके बाद जरा हम देखते हैं ओ किससे किससे मिलकर बना है, तो ये आ प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है। अब देखो आ का उच्चारण कंठ से है और ऊ का उच्चारण किससे है भाई, यहां पर देखो जरा ध्यान से समझना। ऊ का उच्चारण किससे है, ओठ से है, ओठों से। तो ओठ, तो इसको मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है भाई, कंठोष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है, कंठोष्ठ बन जाता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आ का उच्चारण कंठ से, ई का उच्चारण तालु से, री का उच्चारण मूर्धा से, और ए का उच्चारण कहां से होता है, कंठ और तालु से। ओ का उच्चारण कहां से होता है, तो कंठ और ओठ से। अब जरा देख लो एक बात, दो दो चार एक पांच, और पांच यहां पर आप देखोगे, पांच दो कितने हो गए, सात, और सात और दो यहां पे क्या हो गए, नौ, सात दो क्या हो गए, नौ। और इसके साथ साथ अगर हम यहीं पे देख लेंगे ऊ का उच्चारण कहां से होता है, ऊ का उच्चारण कहां से होता है, तो इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। इधर देखेंगे ऊ, तो जो ऊ आपके होते हैं ऊ, ये ओठ से उच्चारित होते हैं। किससे, ओठ यानी कि ओष्ठ। तो ये ओष्ठ आधारित होते, ओठ से उच्चारित होने वाले स्वर होते हैं। तो आपने कंठस्वर, ये ताल हो गए, और इसके बाद यहां पर हो गए ओष्ठ, यानी ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। और मूर्धा से क्या होता है, यानी कि री का उच्चारण होता है। और कंठ तालु से ए का उच्चारण होता है। कंठ और ओठ से ओ का उच्चारण होता है। ये बात आप लोगों ने देखा। तो इस तरीके से स्वरों के सारे उच्चारण होते ही अलग अलग। अब आप इसको शॉर्ट में भी अगर देखना चाहें तो भी इसको देख सकते हैं।
कंठ से होगा। ई ई आ के बाद ई का उच्चारण कहां से होगा? तो ये तालु से होगा। अगर आपसे पूछेगा उ का उच्चारण कहां से होगा? तो भाई ओष्ठ से होगा। किससे होगा? ओष्ठ से होगा। अगर आपसे पूछेगा री का उच्चारण कहां से होगा? तो भाई मूर्धा से होगा, यानी कि मूर्धन्य होगा। और इसके बाद अगर आप देखोगे ए का उच्चारण कहां से होगा? ए का उच्चारण बोलो कहां से होगा? तो ये कंठ और तालु से होगा। कंठ और किससे होगा? तालु से होगा। और इसके बाद अगर ओ औ का पूछेगा, किसका पूछेगा? ओ औ का पूछेगा, तो ये कंठ और किससे होगा? कंठोष्ठ से होगा। कंठोष्ठ से होगा। क्लियर? तो मैं उम्मीद करूंगा ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जरा देखते हैं इसके बाद हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जरा समझते हैं पूरी ध्यान से। देखो भाई, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अयोगवाह। कौन से होते? अयोगवाह पढ़ेंगे। अब जो अयोगवाह ध्वनियां होती हैं इनकी परिभाषा क्या होती है, और अयोगवाह ध्वनियां होती कितनी है? तो दो होती हैं। अब देखो इनकी परिभाषा को अगर हम समझ लें तो परिभाषा होती है कि जो ध्वनि ना तो ना ही व्यंजन, ना ही व्यंजन है, तो क्या कहलाते हैं? जो ध्वनियां तो स्वर है ना ही व्यंजन है, वो क्या कहलाते हैं भाई? अयोगवाह कहलाते हैं। आपने देखा इनकी संख्या कितनी है? तो संख्या इतनी है भाई, दो। कौन कौन से हैं? अंग और आह। अंग और आह ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। अब दोनों के बारे में अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आइए क्या क्या इनके बारे में जानना है। तो एक पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं अंग, यानी कि अनुस्वार। क्या बोलते हैं? व्याकरणिक भाषा में से अनुस्वार बोलते हैं। और ये जो दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग, यानी व्याकरण के हिसाब से ये क्या कहलाता है भाई? विसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। अब जरा देखो यहां पर आपसे सवाल पूछता है कि जो इसका उच्चारण है, यानी जो अनुस्वार है इसका उच्चारण कहां से होता है? तो इसका उच्चारण नासिका, नासिका बोले तो नाक से होता है। कहां से? यानी कि नाक, नाक मतलब नासिका बोलते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लो उदाहरण हम इसके समझते हैं किस तरीके से। जैसे कभी कभी क्या होता है कि इसका जो बिंदु है या जो अनुस्वार है हम गलत लगा देते हैं। कैसे? जैसे मान लो यहां पर हमने लिखा है पंकज। अब पंकज में आप देखोगे कि कुछ लोग यहाँ पे अनुस्वार ऐसे लगा देते हैं। ना भाई ना, ये गलत हो जाता है। अब देखो सही किस तरीके से लिखा जाएगा? पंकज में यहाँ पे ये पापे लगेगा। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे जंगल में क्या लगेगा? तो जंगल में इस तरीके से लगेगा। ठीक है। अब मान लो इसी तरह हम एक शब्द लिखते हैं अलंकार। क्या लिखते हैं भाई? अलंकार। अब अलंकार शब्द जो होगा ये इस तरीके से यहाँ पे अनुस्वार लग जाएगा। क्लियर? मैं उम्मीद करूंगा यहां से बात समझ में आई होगी। तो विसर्ग जो है, विसर्ग एक ऐसा वर्ण है, एक ऐसा अयोगवाह का वर्ण होता है जिसमें आप देखोगे कि इसका उच्चारण व्यंजन में हा की तरह होता है। अब इसका उच्चारण होता कैसे है? तो अगर आपसे सवाल पूछेगा तो इसका उच्चारण होता है कंठ से। किससे होता है? कंठ से होता है। कंठ मतलब क्या होता है भाई? ग्रीवा, गर्दन, गला जो होता है, कंठ से स्वर निकलता है। अब देखो कैसे इसके उच्चारण करते हैं। प्रायः, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रायः। एक और समस्या क्या है, आज के समय में धीरे धीरे जो शब्द हैं जिसमें विसर्ग लगता था वो विसर्ग वाले शब्द धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं। तो प्रायः हो गया। और आप देखोगे यहाँ पे प्रातः काल, जैसे क्या लिखते हैं? प्रातः काल लिखेंगे। या आप देखोगे कि दुख लिखेंगे, तो दुख हम लिखते हैं लेकिन विसर्ग इसका भूल जाते हैं। अब जैसे निःशुल्क लिखा जाता है तो निःशुल्क लिखते हैं लेकिन निःशुल्क भूल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम शब्दों में बेसिकली अंतर देखेंगे। तो ये ध्वनियां क्या हो गई भाई? अयोगवाह कहलाएंगी। इन ध्वनियों को क्या कहेंगे? अयोगवाह कहेंगे। अब आइए इसके बाद हम लोग एक महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। जैसे एक तथ्य को पढ़ना है कि अनुनासिक किसे कहते हैं। अनुनासिक का अर्थ क्या होता है? तो अनुनासिक को सीधे बोलते हैं लगती है उसको हम लोग बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र यानी कि बिंदु। ये इस तरीके से आपको यहां पर देखने को मिलेगी। बातें समझ में आ रही है? अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछते भी रहना है। अब देखो भाई अनुनासिक चंद्र बिंदु कहलाता है। इसमें देखो ये ऐसे लगता है, और खास तौर पर अगर उच्चारण की बात करेंगे तो इसका उच्चारण नाक से होता है, यानी कि नासिक के होता है। यानी कहां से होता है भाई? नासिका बोले तो नाक, क्या बोलेंगे? नाक के पीछे से होता है।
अब नाक के पीछे से यानी कि नाक का जो अगला हिस्सा है, जैसे हमने बोला मंगल या हमने बोला पंकज, तो ये नाक के अगले वाले हिस्से से होगी। लेकिन जब हम बोलेंगे चांद, क्या बोलेंगे भाई, जब हम बोलेंगे चांद तो ये क्या होगा, नाक के पिछले वाले हिस्से से। जैसे हम बोलेंगे झांसी, क्या बोलेंगे भाई, झांसी। जैसे हम बोलेंगे गांव, तो ये नाक के पिछले वाले हिस्से से इसका उच्चारण होता है और वहां पर ये लग जाता है। अब कुछ अशुद्धियां भी इससे देखने को मिलेंगी। अब जैसे मान लो एक शब्द लिखा है गांधी, तो गांधी शब्द में यहाँ पे चंद्र बिंदु ना लगती है, गांधी शब्द में सिर्फ क्या लगेगा भाई, अनुस्वार। ये शब्द सही और ये क्या हो जाता है, गलत। इसी तरह अगर आप झांसी देखोगे तो झांसी शब्द में ये वाला सही होगा, लेकिन अगर झांसी में आप यहाँ पे अनुस्वार लगा दोगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत। इस तरीके से सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये कंप्लीट हुआ, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन। क्या पढ़ेंगे भाई, व्यंजन पढ़ेंगे। तो देखो भाई बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, क्या, व्यंजन। दूसरा पार्ट में हम लोग अब पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है, दो तरीके से यहां पर चीजों को तैयार करते हैं। एक तो यहां पर देखिएगा जो व्यंजन होता है इसके दो अर्थ होते हैं। एक वैसे सामान्य जो अर्थ होता है, इसका जो सामान्य अर्थ होता है, अब देखिएगा दोनों तरीके से। इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, व्यंजन का जो सामान्य अर्थ होता है वो भोजन होता है। व्यंजन का सामान्य अर्थ क्या होता है, भोजन। जैसे आपने सुना होगा पहले के समय में लोग बोलते थे कई 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, है ना, तो व्यंजन का मतलब भोजन से होता था। लेकिन व्यंजन को अगर हम तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा वी धन अंजन। वी माने विशिष्ट, और इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, कौन सा अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है, शाब्दिक अर्थ हो जाता है विशिष्ट प्रकार का काजल। विशिष्ट प्रकार का काजल हो जाता है। याद रखिएगा, अंजन माने क्या होता है भाई, काजल होता है, ये बात समझना। अच्छा, अब जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें और कैसे पढ़नी है, इसकी बात जरा हम कर लेते हैं डिटेल से। आइए समझते हैं। देखो भाई पहली चीज यहां पर है कि व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, व्यंजन की क्या परिभाषा क्या होगी, व्यंजन किसे कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। अब संख्या में भी देखना है कि मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या और कुल संख्या कितनी है। तो ये दोनों तरीके के सवाल पूछ लेते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो परिभाषा, संख्या, और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो जो व्यंजन है, व्यंजन के लिंग, यानी कि व्यंजन में जेंडर डिसाइड करना कैसे, तो व्यंजन लिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद में अगला यहां पर है सबसे जो महत्वपूर्ण है कि व्यंजन के प्रकार कितने हैं या वर्गीकरण कितने, ये भी पूछ लेता है। इसके बाद अगर हम पूछेंगे आगत व्यंजन कितने होते हैं, तो भाई आगत व्यंजन की बात कर लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है कि इसमें अन्य प्रकार कितने होते हैं या अतिरिक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो ये भी बात हम लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से कर लेंगे कि अन्य प्रकार के व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो आइए भाई पूरी बात को समझते चलते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो यहां पर सबसे पहली जो चीज है वो है परिभाषा। तो व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, व्यंजन अपूर्ण या अर्ध ध्वनियां होती हैं। अपूर्ण या अर्ध ध्वनियां होती है, एक चीज हो गई। इसके बाद जो व्यंजन है, व्यंजन ये स्वरों पर आश्रित होती है। स्वरों पर क्या होती है, आश्रित ध्वनियां होती है। किस पर आश्रित होती है, स्वरों पर आश्रित ध्वनियां होती है। क्लियर हो गई बात। अब जरा समझना इस बात को। मूल संख्या व्यंजन की जो होती है वो 33 होती है। मूल संख्या कितनी होती है, 33। लेकिन अगर कुल संख्या पूछेगा तो कितनी होती है, 39 यानी 39। कितनी होती है, 39। अब देखो व्यंजन वर्ण में अगर पूछेगा तो सभी व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, पुल्लिंग। सभी व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। व्यंजन के प्रकार अगर आपसे सीधे पूछता है कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने, 5 प्रकार। कितने, 5 प्रकार। ये सीधे आपसे पूछ सकता है। देखो सबसे पहला जो होता है वो स्पर्श व्यंजन होता है। कौन सा होता है भाई, स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन होगा। और दूसरा क्या होगा, सबसे पहला स्पर्श व्यंजन हो गया, दूसरा अंतस्थ व्यंजन हो गया। कौन सा व्यंजन हो गया, अंतस्थ। समझते चलना, अंतस्थ व्यंजन हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसके बाद चौथा देखोगे तो संयुक्त व्यंजन होते हैं।
कौन से होते हैं भाई, संयुक्त व्यंजन होते हैं। पांचवें में देखोगे तो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कौन से, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे ये 5 प्रकार से वर्गीकरण आपने कर लिया, किसका, व्यंजनों का 5 प्रकार से वर्गीकरण हो गया। अब देखो आगत व्यंजन जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन को नवीन विकसित ध्वनियां भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, नवीन विकसित ध्वनियां, यानी कि ये अरबी फारसी की जो ध्वनियां हैं हमारे इसमें प्रयोग की जाती हैं, जिसमें आप देखोगे क में जरीफ लगेगा तो ख, यानी क को क, और खा यानी ख, और ग में ग, और ज में लगेगा तो ज, और फा में लगेगा तो फा। इस तरीके से इनका उच्चारण हो जाता है। याद रखना, जैसे एक शब्द यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये देखना है और बताना ये नगद शब्द जो लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। नगद ऐसे लिखा जाएगा, हम लोग बोलते हैं नगद को कहेंगे कैश, बोलना अपभ्रंश में अशुद्ध होता है, नगद शब्द नहीं होता है। शब्द जो सही होता है वो होता है नकद। क्या होता है, नकद। कभी बैंक में आप जाओगे तो वहां देखोगे नकद जमा लिखा होता है, कैश डिपॉजिट यानी नकद जमा, ये वाली वर्तनी सही होती है जिसमें जरीफ लगता है। क्या लगता है, ये नुक्ता, इसको जरीफ या क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। तो ये नकद होता है। क्या होता है भाई, नकद होता है। अब जैसे मान लो कबीर लिखना है आपको, क्या लिखना है, कबीर लिखना है, तो कबीर होता है, ऐसे लिखा है, क्योंकि अरबी भाषा से आया हुआ शब्द होता है। तो ये नवीन विकसित ध्वनियां ये आगत व्यंजन होते हैं जो कि अरबी और फारसी से यहां पर आ गए हैं। अब जरा देखो एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम और कर लेते हैं, वो भाई क्या है, देखो यहां पर जो अन्य प्रकार होते हैं, सबसे पहला जो इसमें अन्य प्रकार का होता है वो होता है नासिक के व्यंजन। कौन सा होता है भाई, नासिक के व्यंजन, यानी कि जिसका उच्चारण हम कहां से करते हैं, नाक से करते हैं। किससे करेंगे, नाक से करेंगे या नासिका से करेंगे। और दूसरा व्यंजन का प्रकार जो होता है वो होता है द्वित्व व्यंजन। कौन सा होता है भाई, ये दूसरा जो व्यंजन का प्रकार होता है वो द्वित्व व्यंजन होता है। क्या होता है भाई, द्वित्व व्यंजन होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर। अब आइए समझते हैं जरा महत्वपूर्ण बात को। तो ये हो गया व्यंजन। अब सीधे तौर पे अगर आपसे पूछेगा वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, वर्गीकरण कैसे होता है, तो ये सारी बातें हम लोग इसमें करने वाले हैं। और एक ही चार्ट के डायग्राम में इसको, इस टॉपिक को हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपके सीसेट के एग्जाम में यहां से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अब आइए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, व्यंजन के वर्गीकरण की बात करेंगे। ठीक, क्या करेंगे भाई, व्यंजन का वर्गीकरण। व्यंजन का वर्गीकरण, तो अब आपने देखा कि व्यंजन का वर्गीकरण हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर 5 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, कहोगे सर 5 तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, जरा इस बात को समझिए। तो सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है, सबसे पहला तरीका है ये है भाई स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूना। यानी स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, यानी कि ये मुख के कुछ अंग हैं जिनको ये स्पर्श करते हैं। मतलब हमारा जो कंठ स्वर है, हमारी जो जिह्वा है, इसके टकराने से या कंठ के टकराने से, तालु के टकराने से जो ध्वनियां निकलती हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्श ध्वनियां। क्या कहते हैं, स्पर्श ध्वनियां कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये हो गए भाई स्पर्श व्यंजन। अब देखो इसके बाद दूसरे हम लोगों को जो यहां पे पढ़ने हैं वो कौन से भाई, अंतःस्थ व्यंजन। कौन से हैं, अंतःस्थ व्यंजन हो जाते हैं। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद तीसरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन से भाई, ऊष्म व्यंजन। कौन से, ऊष्म व्यंजन डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम लोग चौथा यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है संयुक्त व्यंजन। कौन से, यहाँ पे हम लोग करेंगे संयुक्त व्यंजन। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से भाई, उत्क्षिप्त व्यंजन। पूरा एक ही डायग्राम में देखना, एकदम धमाका होने वाला है। अब देखो जरा स्पर्श व्यंजन की जब हम बात कर लेंगे तो इनकी संख्या कितनी होती है भाई। अब जरा सवाल आपसे पूछेगा कि इनकी संख्या होती कितनी है, तो इनकी संख्या होती है 25। बोलो कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25। तो आइए इस बात को हम लोग यहां पर समझेंगे। ठीक है।
अब ये होते कहां से कहां तक है, तो का से मां तक, क से मां तक होते हैं। अब जरा समझ लो कौन कौन से होते हैं। एक पहला होता है कवर्ग, पहला होता है कवर्ग, जिसमें आप देखोगे इधर से लिख दो, मैं इधर ऐसे लिखता हूं, ये क च ट त प, क च ट त प, और दूसरा वर्ग है ख छ ठ थ प, ख छ ठ थ फ, और तीसरा वर्ग में पढ़ेंगे ग ज ड द ब, ग ज ड द ब, और चौथा है घ झ ढ ध ब, घ झ ढ ध और भ। ये हो गए ना। अब इसके बाद देखो हम लोग पंचम वर्ग पढ़ेंगे, कौन सा भाई, ङ य ण न म, ङ य ण न म, ठीक ना। ये हो गए 25, कितने हो गए 25। अब देखो पहला है कौन सा, क वर्ग, दूसरा बोलो कौन सा है, च वर्ग, तीसरा कौन सा है बोलो, ट वर्ग, चौथा कौन सा है बोलो, त वर्ग, कौन सा है भाई, त वर्ग, अगला कौन सा भाई, प वर्ग। तो अब देखो ये जो अलग अलग यहाँ पर इनकी ध्वनियां हैं स्पर्शतः, ये कहां कहां स्पर्श करती हैं, मुख के अंगों को, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये कवर्ग हो गया, ये टवर्ग हो गया, ये तवर्ग हो गया, ये पवर्ग हो गया। अब देखो भैया जो कवर्ग है इसका उच्चारण होता है कंठ से, बोलो कहां से, कंठ से होता है। अच्छा चवर्ग का उच्चारण कहां से होता है, बोलो तालु से होता है सर। इसके बाद टवर का तो बोलो मूर्धा से होता है, मूर्धा का अर्थ होता है मुड़ना, बोलो ट ठ ड ढ ण। तो जब ट बोलते हैं तो जीभ मुड़ती है, तो जीभ ऊपर को क्या होती है, मुड़ती, तो इसको बोलेंगे मूर्धा, मुड़ना, इसका मतलब मुड़ना होता है। और तवर को बोलेंगे दंत से, बोलो कहां से बोलेंगे, दंत से। और पवर को बोलेंगे ओष्ठ से, किससे, ओष्ठ से। पासे पापा जी, पासे पापा जी बच्चों को ओठों से लगा लेते, बहुत प्यार करते इसलिए। अब जरा समझना यहां पर दो बातें, हम लोग जब अभी पढ़ेंगे अघोष और सघोष की ध्वनियां, तो ऊपर से नीचे की तरफ भी इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। अभी तक है क ख ग घ उंग इधर, लेकिन जब हम अल्प प्राण महाप्राण पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे ये पहला वर्ग होगा, ये दूसरा वर्ग होगा, ये तीसरा वर्ग होगा, ये चौथा और ये पंचम वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि ये पहला है क च ट त, और दूसरे में आप पढ़ेंगे ख छ ट थ, तीसरे में आप पढ़ेंगे ग ज ड द, और घ ज ड द, और अंगई अण। हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। सीधे कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें क वर्ग का उच्चारण कहां से होगा, तो कंठ से होगा। च वर्ग का उच्चारण कहां से होगा, तो तालु से होगा। ट वर्ग का उच्चारण तो मूर्धा, मूर्धा का आपने समझ लिया कि मूर्धा का अर्थ क्या होता है, तो मूर्धा का वैसे अर्थ होता है शीर्ष, क्या होता है, शीर्ष, उच्च। और इसका जो यहाँ पे ध्वनि के रूप में अर्थ है वो है मुड़ना, यानी हमारी जीभ जब इनको इनका उच्चारण करती है तो वो मुड़ती है, क्या होती है, मुड़ती है। या एक और कंडीशन होती है, या फिर हमारी जीभ कंपन जब कर जाए, क्या कर जाए, कंपन कर जाए, उसको भी हम लोग मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धा। तो अब आइए समझते हैं हम लोग। अब इसको मैंने आपको बताया कि जब पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग की बात करेंगे, तो जैसे अल्प प्राण की ध्वनियों की बात करेंगे, तो अब पहला तीसरा पांचवा, तो पहला तीसरा पांचवा मतलब 1 3 5, ये अल्प प्राण प्लस इसमें अंतस्थ को शामिल करेंगे, तो तब हम इस कंडीशन को वहां पे समझेंगे कि ये ध्वनियां वहां पे क्या है। अब जैसे यहाँ पे सीधे सवाल पूछता है कि पंचमाक्षर क्या है, तो अंगयणानामा, इसको माहेश्वर सूत्र से हम लोग बोलते हैं इयम गणनम। क्या बोलते हैं, इयम गणनम। तो याद रखिएगा ये 25 है, कितने, 25। क्लियर। एक और सवाल नोट में आप यहां पे लिख सकते हैं कि जो पूछता है इसमें से कौन सा स्पर्शी व्यंजन, कौन सा वर्ग स्पर्शी वर्ग कहलाता है, तो च वर्ग को स्पर्शी वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, च वर्ग को स्पर्शी वर्ग कहते हैं, ये बात याद रखना है। क्लियर। अब आइए हम लोग अगले आगे पर बढ़ते हैं, अंतःस्थ व्यंजन, यानी कि कंठ से निकली हुई ध्वनियां अंतःस्थ में वापस चली जाएं, वो हम कहते हैं उन्हें अंतःस्थ व्यंजन। तो देखो भाई इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी, 4। बहुत से लोग बोलेंगे य र ल व, य र ल व, जल्दबाजी में नहीं बोलते, य र ल व ऐसे बोलते हैं इनको। तो आइए जरा समझते हैं क्या क्या है। यहां तक हो गया। तो ये है भाई या, और ये है वा। अब देखो जरा, पहले तो हम इनको लिख रहे हैं, अगर लिखेंगे तो य र ल व इस सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो इनको इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, या और वा। क्यों, देखिए या जो है ये ई प्लस अ से मिलकर बना है, और वा जो है उ प्लस अ से मिलकर बना है। किससे, उ प्लस अ से मिलकर बना है। अब जरा देखना, ई धन अ तो बनता है ई, और उ धन अ बनता है तो उ, वा बनता है।
इस स्थिति में इन दोनों को सवाल पूछता है, क्या बोलते हैं, तो इन दोनों को कहते हैं अर्धस्वर। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। याद रखना, सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यंजन है या कौन से ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। चूंकि ये स्वर से मिले हैं, स्वर से मिलकर बने हैं व्यंजन, इसलिए क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर। और हैं क्या? व्यंजन। क्लियर हो गई बात? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, इसमें अगला है र। क्या है? र। र वैसे दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, एक होता है रेफ, दूसरा होता है पदेन। रेफ होता है, दूसरा होता है पदेन। तो देखिए, रेफ जो होता है ऊपर की तरफ जो र लगता है, ये सिर्फ र के उच्चारण का एक तरीका होता है, ना कि ये रा की मात्रा होती है। और पदेन जो होता है ये इस तरीके से लगता है, एक ऐसे लगता है हंस पद के रूप में। जैसे मान लो अगर हम आपसे कहें, जैसे हम एक शब्द लिखते हैं आशीर्वाद, जैसे इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो आशीर्वाद, इसका उच्चारण पहले हमेशा होगा और लगेगा कब? बाद में। लगेगा कब? बाद में। इसी तरह जैसे मान लीजिए हमने कहा धर्म, क्या? धर्म। हमने कहा सत्यार्थ, सत्यार्थ, तो रा का उच्चारण पहले लगेगा, बाद में। ये जो पदेन है ये होता है क्रम, जैसे हमने लिखा, या हमने लिखा स्रोत, इसमें भी रा लग रहा है। या हमने लिखा यहां पे बोलो राष्ट्र, राष्ट्र, तो ये जितने सी आकार के अक्षर होते हैं या डमरू आकार के वर्ण होते हैं, उनमें हम इसको लगा सकते हैं, बाकी में नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? मैं उम्मीद करूंगा यहां तक भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो भाई, ये हो गया आपका अंतस्थ। अब देखो हमारे पास इसमें जगह कम पड़ रही है, तो इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। क्लियर? तो रा के बारे में थोड़ा सा डिटेल और जान लेते हैं, क्या है। देखो भैया, रा जो है, रा को कहते हैं लुंठित व्यंजन। क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन, क्योंकि लुंठित का पर्याय होता है कंपन। लुंठित का पर्याय क्या होता है? कंपन। और ये कंपन के ही सब पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। कंपन, या तो इसको झंकृत व्यंजन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? झंकृत व्यंजन भी कह देते हैं। या इसको मूर्धन्य वर्ण भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धन्य वर्ण। क्यों? क्योंकि इसको बोलने में जिह्वा हमारी कंपन कर जाती है, वाइब्रेट करती है। बोलो र, तो र बोलने पर जीभ क्या हो जाती है? कंपित हो जाती है। ठीक, तो ये अंतस्थ व्यंजन में हम लोगों ने सिर्फ किसको किसको पढ़ा? या, व और र को। अब हमारे पास बचा है लॉ। तो लॉ के बारे में हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में उस व्यंजन की बात करते हैं। चलो भैया देखो, यहां पे है लॉ। ला का इतिहास हमारे हिंदी व्याकरण में नहीं था। इसको क्या किया गया? ली के रूप में, ली जो कि स्वर है, कहां पर? इसको लौकिक संस्कृत से लिया गया है। कहां से? लौकिक संस्कृत से लिया गया है। अच्छा, अब जरा समझना बात को। लौकिक संस्कृति में ली, तो ये अभी भी पाणिनि के व्याकरण के अनुसार, अष्टाध्यायी के अनुसार इसको स्वर माना जाता है। लेकिन व्यंजन के व्याकरणाचार्यों ने इसमें से ल और री को अलग कर दिया। ये री की मात्रा है, तो री स्वर के रूप में शामिल हो गया, और जबकि ल व्यंजन के रूप में शामिल हो गया। इसलिए सवाल आपसे पूछता है, पूरी वर्णमाला में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसे लौकिक वर्ण कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? लौकिक वर्ण कहते हैं। तो यहां पर जो ल है ये लौकिक वर्ण भी कहलाता है। और पार्श्व जी ने इस वर्ण को शामिल किया व्याकरण में, इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। एक चीज और, इसका उच्चारण व्याकरणाचार्य लिखते हैं कि दंत से होता है, तो ये दंत कहलाता है। लेकिन आप देखो, जब बोलोगे ल, तो ये ल जो जीभ हमारी स्पर्श करती है, वो दांत को स्पर्श नहीं करती है। वो दांत के ठीक ऊपर मसूड़ा, और मसूड़े के ठीक ऊपर एक स्थान होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्त से। क्या बोलते हैं? वर्त से। और वर्त का अर्थ होता है उभरा हुआ। वर्त का अर्थ क्या होता है? उभरा हुआ होता है। तो इसी स्थान से बोलते हैं, इसलिए ल को हम लोग वर्त से वर्ण भी कहते हैं। बोलो क्या बोलेंगे? वर्त से। तो पार्श्विक तो बोलेंगे, इसको और क्या बोलेंगे? वर्त से बोलेंगे, इसको दंत बोलेंगे, और बोलो क्या बोलेंगे भाई? लौकिक वर्ण। बोलो क्या बोलेंगे? लौकिक वर्ण। क्लियर? तो यहां तक इतने डिटेल से सवाल इसमें आपके पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये ला का इतिहास हो गया। अब जरा हम अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं। क्या है भाई अगली स्लाइड? अगली स्लाइड हमारी है जिसमें हम लोग तीसरे वर्ग की बात करेंगे, जिसमें है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म को हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। कहोगे सर क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? बोलो 4। कितनी होती है? 4। आइए देखते हैं। इसमें है शा,
और इसमें है आपका शा, और ये है भाई आपका शा, और ये है हा। देखो भैया, आ जाओ समझ लो, ये जो है ये, इसको हम बोलते हैं तालव्य। बोलो क्या बोलेंगे इसको? तालव्य बोलेंगे, तालु से उच्चारित होता है। ये क्या है भाई? मूर्धा, यानी कि मूर्धन्य है, इसको क्या बोलेंगे? मूर्धन्य। ये क्या है भाई? इसको बोलेंगे दंत से। और ये क्या है? ये कंठ से उच्चारित होता है, जैसे विसर्ग का उच्चारण होता है। और इसी को काकल्य ध्वनि भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण या काकल्य ध्वनि के नाम से भी इसको जानते हैं। एक तो आप यहां पे हा को नोट ही कर लो, इतना जबरदस्त सवाल बनता है। एक नोट लिख लेना कि जो हिंदी शब्दकोश होता है ना, हिंदी शब्दकोश, इस सवाल ने इतना परेशान किया है। मतलब 2015 से लेकर के 2015 ये ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया सवाल, लेखपाल में पूछा गया, फिर चकबंदी अधिकारी में पूछा गया, और उसके बाद लोअर पीसीएस में पूछा गया, उसके बाद ये पीसीएस के सीसेट में पूछा गया। इतनी बार सवाल ये पूछा जा चुका है। तो अब देखो सवाल क्या नए तरीके से बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है। तो हिंदी शब्दकोश, शब्दकोश का मतलब पहले तो क्या होता है ये समझ लो। हिंदी शब्दकोश का मतलब होता है हिंदी की डिक्शनरी। हिंदी की जो डिक्शनरी होती है, समझना। तो हिंदी शब्दकोश बोलेगा कहां समाप्त हो जाता है? तो हा पर समाप्त होता है। बहुत बढ़िया सा सवाल है। हिंदी की जो डिक्शनरी है, आपसे अगर सवाल पूछे कौन से वर्ण पे समाप्त हो जाती है, तो हा पर समाप्त। लेकिन अगर आपसे पूछे सर कि हिंदी की डिक्शनरी शुरू कौन से वर्ण से होती है, किस अक्षर से शुरू होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से भी आपको याद रखना है। तो अगर हा पे खत्म होती है तो कहोगे सर अरे आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, आ से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है डिक्शनरी? आ से शुरू होती है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमारी डिक्शनरी अनुस्वार से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? अनुस्वार से शुरू होती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, आइए इसकी भी बात कर लेते हैं। सवाल देखो कैसे आएगा। सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से, सवाल क्या है? निम्नलिखित में से हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार आपसे सवाल पूछा कि क वर्ण के बाद, क वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा? सवाल क्या है, ध्यान से समझना, कौन सा वर्ण आएगा? ये सवाल एकदम सीधा सा सवाल, प्रीवियस पेपर जो मैं बता रहा हूं जाके चेक कर लेना उसमें। तो देखो ऑप्शन आपके क्या है भाई? ख, दूसरा च, तीसरा क्ष, चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर आप ध्यान से उत्तर करोगे तो मैं उम्मीद करूंगा इसका आंसर बता दोगे। ये चार ऑप्शन आपके हो गए। तो कहोगे अरे सर क्या सवाल है, का के बाद तो खा आता है। अच्छा, लगभग 80% लोगों का उत्तर यही होगा, का के बाद क्या आएगा? खा। लेकिन कुछ लोग थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे, तो हो सकता है उसने पूछा हो कि वही वर्ग के आधार पे, तो कवर्ग के बाद क्या आता है? चवर्ग आता है। पेपर सेटर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेट करता है। तो देखो अब दूसरे लोग बचे कुछ आंसर क्या लगा के आ जाएंगे? च वर्ग पे आ जाएंगे, च आएगा। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या होता है? क्ष। सही आंसर क्या होता है? क्ष। अभी हम लोग इसका स्पष्टीकरण संयुक्त व्यंजन से निकालेंगे क्यों होता है। तो ये चीज आपने देख ली कि उसमें संघर्षी व्यंजन शा, तालव्य, तालु, शा मूर्धन्य, सा उच्चारण दंत से, जीभ को दांत में टच करेंगे। ये मूर्धा यानी जीभ को मोड़ेंगे हल्का सा, और तालव्य जीभ को तालु में टच करेंगे तो इनका उच्चारण होगा। और हा को कंठ से बोलेंगे, इसलिए घर्षित ध्वनि होती है, इसलिए काकल्य वर्ण भी इसको बोलते हैं। हिंदी शब्द को कहां समाप्त हो जाता है? तो ये समाप्त हो जाता है हा पर। शुरू कहां से होता है? अनुस्वार से। क्लियर? अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं चौथे वर्ग की बात करेंगे। कौन सा है व्यंजन भाई? संयुक्त व्यंजन, या इन्हें मिश्रित व्यंजन भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मिश्रित व्यंजन। संयुक्त है, इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित। अब देखो जरा इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब देखो जरा यहां पर पहला है क्ष। पहला क्या है? क्ष। उच्चारण ही लोग नहीं कर पाते, इसका गलत उच्चारण करते हैं। तो ये उच्चारित होता है क प्लस शा का, यानी क्ष। क्ष
क के साथ श लगता है। अब हिंदी शब्दकोश क्या कहता है? हिंदी शब्दकोश में याद रखना कि क के शब्द जैसे समाप्त होते वैसे क्ष के शब्द शुरू हो जाते हैं। क्लियर? अब देखो क्ष के बाद आता है त्र, तो त्र, अब इसमें क्वेश्चन अगला ये भी बन सकता है कि त के बाद र है तो त के बाद डिक्शनरी में कौन से शब्द आएंगे? त्र वाले। अब देखो इसके बाद क्ष त्र ज्ञा, अब ज्ञा में देखना है कि जो ज प्लस इया है, ज प्लस इया, तो जा के बाद कौन से शब्द आएंगे? जाके डिक्शनरी एक बार चेक कर लेना। डिक्शनरी आजकल कोई चेक ही नहीं करता है, कभी किसी के पास होगी नहीं डिक्शनरी, है ना, गूगल से सब कुछ पूछ लेते हैं, जरा चेक कर लो एक बार अगर हो डिक्शनरी। तो अब देखो जरा, इसमें है श्र, श्र जो है ये श प्लस र से मिलकर बनता है। किससे? र से। श के बाद कौन से शब्द आएंगे? अब सवाल यही नहीं है कि सिर्फ यहां से पूछ लेगा कि क के बाद कौन से शब्द आएंगे, ये भी पूछ सकता है जा के बाद कौन से आएंगे, तो आप कहोगे सर झा वाले आएंगे, नहीं, जा के बाद ज्ञा वाले आएंगे। किसके? श के बाद श्र वाले आएंगे। समझ गए ना? चलो, तो ये हो गया आपका, आपके संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। ठीक, इसके पश्चात हम लोग बात कर लेते हैं जो पंचम, यानी कि हमारा जो व्यंजन है उसको बोलते हैं उच्छिप्त। क्या बोलेंगे? एक मैं पेपर देख रहा था, उच्छिप्त यानी उच्छिप्त का शाब्दिक अर्थ पूछा गया क्या होता है? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन का वैसे अगर अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखा जाए, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? तो इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है ऊपर उछला या उछाला गया, ऊपर उछला। यानी जब हम बोलते हैं उच्छिप्त में दो होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? दो। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ड़, एक होता है ढ। तो ड़ और ढ जब बोलेंगे तो ड़ बोलने पर जीभ ऊपर जाएगी, ढ बोलने पर भी जीभ ऊपर जाएगी, तो ये दोनों। अब इन्हें हम द्विवर्गीय भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? इनको द्विवर्गीय भी कह देते हैं या इनको द्विगुणी भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कौन से व्यंजन द्विगुणी कहलाते हैं। तो क्षिप्त क्यों? क्योंकि ड और ढ, यहां पे देखना, ड और ढ के रूप में भी होते हैं। तो ड और ड, ढ और ढ दोनों में अंतर होता है कि नहीं? बात समझ? तो दो रूप होते हैं, दो वर्ग होते हैं, इसलिए इनको द्विवर्गीय या क्या बोलते हैं? द्विगुणी। तो मैं उम्मीद करूंगा ये बात आपको समझ में बेहतर तरीके से आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जरा, हम लोग अब देखेंगे अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अतिरिक्त व्यंजन या फिर अन्य व्यंजन, व्यंजन के अन्य प्रकार भी आप कह सकते हो, अन्य प्रकार। ठीक है, अतिरिक्त व्यंजन या अन्य प्रकार। तो इसमें जो सबसे पहला होगा हम लोग जिसको पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, आइए समझते हैं। ठीक है, पहला है भाई नासिक के व्यंजन। कौन से व्यंजन? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलेंगे इसको? पंचमाक्षर। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या 5 होती है और ये 5वें वर्ग में भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ग य ण न म, ग य ण न म। अभी मैंने बताया माहेश्वर सूत्र के अनुसार इनको इयम गणनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इयम गणनम। माहेश्वर सूत्र आप समझे होंगे, 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं, 14 वर्ण जो हैं वो निकले हैं शिव जी के डमरू बजाने से। शिव जी के क्या? डमरू बजाने से, है ना? सुना होगा कि नहीं? नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, इससे निकले हैं, डमरू बजाने से। तो ये हो जाते हैं पंचमाक्षर। उच्चारण अगर आपसे पूछेगा कहां से होता है इनका, तो उच्चारण होता है नासिका से। बोलो बात समझ आ रही है? कहीं दिक्कत? आगे बढ़ते, दूसरा लोग हम देखेंगे यहां पे क्या है। दूसरा है भाई द्वित्व व्यंजन। कौन सा व्यंजन? द्वित्व व्यंजन। देखो द्वित्व व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है वे ध्वनियां या वे व्यंजन वे ध्वनियां या व्यंजन जिनकी आवृत्ति हो जाती है। आवृत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? आवृत्ति हो जाती है, मतलब जो रिपीट कर जाते हैं, जो क्या कर जाते हैं? रिपीट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा न, जैसे न के बाद न, तो ये हो गया च के बाद च, त के बाद ट,
क के बाद क यानी कि आधा का, फिर पूरा का, इस तरीके से आप देखोगे। फिर इसके बाद में ल, ल, ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने कहा वा डबल भी हो सकता है। तो ऐसे बनने वाले जो शब्द होंगे वो इनकी बात करेंगे। अब जरा देखो, जैसे मान लो हमने कहा गन्ना, देखो इसमें एक ही व्यंजन रिपीट कर गया कि नहीं, तो ये द्वितीय व्यंजन हो गया। जैसे बच्चा, सच्चा, कच्चा, है ना। अब जैसे अट्टालिका, अट्टालिका, अट्टालिका अटारी का तत्सम रूप होता है। अक्कड़, अक्कड़, घुमक्कड़, है ना। ऐसे जैसे उल्लाला, एक शब्द सुना है ना उल्लाला, है ना। नाम शब्द सुन के बड़ी हंसी आ सकती है, कहेंगे भाई गाना उल्लाला, उल्लाला सुना होगा, है ना। ये वाला नहीं है, उल्लाला एक छंद होता है ना। उल्लाला क्या होता है भाई, एक छंद होता है, याद रखना। अब जैसे एक शब्द है कव्वाल, क्या है कव्वाल, तो इसमें क्या है, द्वितीय व्यंजन का प्रयोग किया गया है। द्वितीय व्यंजन का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। तो ये हो जाते हैं द्वितीय। सवाल एक पूछा गया आपसे, कौन से शब्द में द्वितीय व्यंजन है, क्या पूछा गया, कौन से शब्द में द्वितीय व्यंजन है। आप देखो ऑप्शन आपके क्या है, हाथरस, बनारस, हाथरस, बनारस, उन्नाव, कानपुर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, उन्नाव, बिल्कुल सही। तो ये हो गया आपका द्वितीय व्यंजन। बोलो क्या हो गया, द्वितीय व्यंजन। मैं उम्मीद करूंगा ये बात भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे ध्वनियां। क्या पढ़ेंगे भाई, ध्वनियां। अभी हमने आपको बताया था, इसको एक बार जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये ध्वनियां खासतौर पर दो तरीके से हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी ध्वनियां यहां पर पढ़ेंगे जरा देखिएगा, इन्हीं इस पूरे चार्ट में, पूरे डायग्राम में। इसके बाद हम क्लास कंप्लीट करेंगे। तो देखो भाई यहां पे जो पहली ध्वनि है वो है वायु प्रक्षेप के आधार पर। किसके आधार पर, वायु प्रक्षेप, या इसको उच्चारण काल भी कह सकते हैं। बोलो क्या कह सकते हैं, उच्चारण काल भी कह सकते हैं। उच्चारण काल के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर। आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार की होगी, कहोगे सर दो प्रकार की होती हैं। इधर अगर आपसे पूछेगा कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर ध्वनियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो भाई कंपन के आधार पे तो कहोगे सर दो प्रकार की होती हैं। अब जरा इनके वर्गीकरण की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। देखो अल्प प्राण, अल्प, अल्प प्राण और महाप्राण, और कौन सा, महाप्राण। इधर देखो भैया, तो ये क्या है, एक है अघोष, अघोष ध्वनिया, और इसको घोष या सघोष भी बोलते हैं, घोष या सघोष भी बोलते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो इसमें उच्चारण करने पर कम समय और इसमें उच्चारण करने पर अधिक समय। अधिक समय, ठीक। इसमें क्या है, कम कंपन, इसमें उच्चारण करने पर क्या होगा, कम कंपन की आवश्यकता होगी, और इसमें अधिक कंपन की आवश्यकता होगी, इसमें अधिक कंपन लगेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये ध्वनियां होती हैं उच्चारित। अब जरा देख लो ध्यान से, तो इसमें जो होगा प्रत्येक वर्ग का, अभी जो मैंने बताया था पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा, पंचम वर्ग, तो इसमें प्रत्येक वर्ग का कौन सा भाई, पहला, तीसरा, पांचवा। पहला का चट तप, तीसरा गजड दब, पांचवा अंग, ये प्लस अंतःस्थ। कौन से, अंतःस्थ में या र लावा, अभी मैंने पढ़ाया, इनको मिला दो, 5 3 15 और 15 4 19, तो ये संख्या में कितनी हो गई, 19। अगर आपसे पूछ लेगा कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है। क्लियर। अब देखो जरा इसमें क्या होगा, तो इसमें वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि क के बाद ख, ख छठ तब, घ, घ जड़ दब, तो 5 दूनी 10 हो गया, और प्लस इसमें ऊष्म व्यंजन मिला दो, तो ऊष्म व्यंजन मिलाने से इनकी संख्या 5 दूनी 10 और 4 कितनी हो जाएगी, 14। कितनी हो जाएगी, 14। अब देखो अघोष ध्वनियां जो है कंपन कम लगता है,
तो इसके आधार पे कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होता है वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का कौन सा, वर्ग का पहला दूसरा, और प्लस इसमें आते तीनों श ये हो जाते, कुल संख्या होती है 13। इस संख्या को पलट दोगे तो हो जाएगी 31। अब जरा देखो इधर, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्लस इसमें अंतस्थ व्यंजन शामिल होंगे, प्लस इसमें ह और प्लस सभी स्वर भी इसमें शामिल होते हैं। सवाल पूछता है स्वर अघोष में शामिल है सघोष में, तो स्वर आपके जो शामिल होते हैं वो सघोष में शामिल होते हैं। कुल संख्या कितनी हो गई इनकी, 31 हो गई। ये बात आपको बस इतना याद रखना है, जो चार्ट हमने आपको बताया था क्या, स्पर्श व्यंजन का, जिसमें मैं एक बार फिर से आपको यहां पे दिखाता हूं। ये देखो, इसको देखो, पहला कचट तप, दूसरा खचट तप, तीसरा गजट दप, चौथा घजट दप, पांचवा अंगाया नमा। ऊपर से नीचे देखना है बस, समझे। हंसी आ रही होगी ना, आएगी आएगी, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मजे से पढ़ेंगे एकदम, पढ़ने के साथ साथ मजा भी जरूरी है कि नहीं। चलो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद।